नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्ष्मण माली में एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपने मेरे प्रथम वीडियो में जो स्नेह दिखाया है उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। आपने मेरे प्रथम वीडियो में लगभग 250 सब्सक्राइबर मुझे दिए हैं और मेरे एक ही वीडियो में आपने 1K प्लस व्यू देकर जो स्नेह दिखाया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है जो राजस्थान उच्च न्यायालय की LDC भर्ती परीक्षा, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय की D ग्रुप भर्ती परीक्षा, पटवारी एवं मेरे छोटे भाई जो विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है उनके लिए हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास जो आप सबके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। विद्यार्थियों, समास आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैं आपको समास पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को एक बार आप अंत तक पूरा देखें, शायद आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ अलग हमें सीखने को मिल रहा है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी विषय जो आपकी राजस्थान उच्च न्यायालय की परीक्षा होगी, LDC भर्ती परीक्षा, उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 विषय आएंगे। कितने विषय? 3। पहला विषय होगा इंग्लिश और दूसरा विषय होगा हिंदी और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके जीके। ज्ञात होना चाहिए कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 50 आएंगे हिंदी के और 50 ही आएंगे आपके इंग्लिश के। तो मित्रों, हिंदी विषय में मैं आपको एक बार सारे टॉपिक्स बता देता हूँ कि हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हिंदी का मुख्य दूरी टॉपिक कह सकते हैं वो है संधि। कौन सा टॉपिक है मित्रों? संधि। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका समास। तीसरा टॉपिक हो जाएगा मित्रों उपसर्ग। चौथा टॉपिक हो जाएगा प्रत्यय। अगला टॉपिक हो जाएगा आपके पर्यायवाची शब्द। अगला टॉपिक हो जाएगा आपके विलोम शब्द। इसके अलावा हो जाएगा आपके लोकोक्ति, मुहावरे। इसके अलावा मित्रों आपके हो जाएगा वाक्य शुद्धि और उसके बाद हो जाएगा आपके शब्द शुद्धि और एक टॉपिक और हो जाएगा आपके अनेकार्थक शब्द। तो मित्रों, इस YouTube लाइव के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन का एक वीडियो के द्वारा ये सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हो, तो मेरी इस क्लास से सदैव के लिए जुड़ जाइए। आप यदि मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक समास। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि समास होता क्या है। मेरे कई विद्यार्थी भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि समास होता क्या है। यदि ये समास नहीं होता तो हिंदी में क्या होता, क्यों जरूरत पड़ी समास की, समास का उपयोग हम हिंदी में क्यों करते हैं।
देखो विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी नेता होता है या कोई अध्यापक होता है, वो यही सोचता है कि मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ समझा दूं। मैं यही चाहूंगा कि मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ समझा दूं। एक नेता खड़ा होता है चुनावी रैली में, वही यही चाहता है कि बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ समझा दूं। मतलब गागर में सागर भरना, कम ही शब्दों में बहुत ज्यादा कह देना। इसलिए समाज की जरूरत पड़ी। देखो कैसे पड़ी समाज की जरूरत, देखिए एक मैं वाक्य लिख देता हूं, ध्यान से समझना। मैं मिर्ची से बना बड़ा खा रहा हूं। वाक्य को समझना। मैंने लिख दिया मैं मिर्ची से बना बड़ा खा रहा हूं, तो ये वाक्य हो गया बहुत लंबा। क्या हो गया? बहुत ही लंबा। ये हुई हिंदी। अब मैं चाहता हूं कि इस वाक्य में मैं समास का प्रयोग करूं। किसका प्रयोग करूं? समास का। तो मैं इस वाक्य को कैसे लिख दूंगा? देखिए, मैं मिर्ची बड़ा खा रहा हूं। अब देखिए मित्रों, मैंने बीच के दो आपके विभक्ति के हो या शब्द कहो, मैंने हटा दिए हैं। एक तो मैं बोलूं मैं मिर्ची से बना बड़ा खा रहा हूं, एक मैं बोलूं मैं मिर्ची बड़ा खा रहा हूं। तो बताइए मित्रों, छोटा वाक्य कौन सा हुआ? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो यही समास का मतलब हुआ। बड़े शब्दों को छोटा करके बोलना, उसे क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मैं रसोई के लिए बने घर में खाना खा रहा हूं। अब देखिए मैंने लिखा मैं रसोई के लिए बने घर में खाना खा रहा हूं। इसी का ही मैं छोटा वाक्य करूं, समास का प्रयोग करूं, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं रसोई घर में खाना खा रहा हूं। तो मित्रों देख लीजिए, एक तो मैंने बहुत लंबा वाक्य बोला और एक छोटा करके बोल दिया। तो छोटे करने को ही क्या कहते हैं? समास। याद रह जाएगा। मैंने बीच के जो शब्द होते हैं के लिए बने, वो उड़ा दिए। इसी वाक्य का भी सेम मतलब नीचे वाले की तरह होता है। तो बड़े शब्दों को छोटा करके लिखना, उसे क्या कहते हैं? समास। याद रह जाएगा। बहुत अच्छे। आगे देखिए। एक कोई मेरा दोस्त मेरे बारे में किसी को पूछता है कि लक्ष्मण कैसा व्यक्ति है, तो मैं दो तरीके से उसको बता सकता हूं कि लक्ष्मण कैसा व्यक्ति है। पहला तरीका तो वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया है, खराब है, कुछ भी कह सकता हूं। या मैं दूसरे तरीके में सीधा ही कह दूं लक्ष्मण कैसा व्यक्ति है? बहुत तगड़ा। ये जो शब्द है बहुत तगड़ा, यही उसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। मतलब बड़े शब्दों को छोटा रूप बनाकर कह देना, उसे क्या कहते हैं? समास। याद रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समास का मतलब क्या होता है? अभी मैंने विस्तार से समझा दिया। समास का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब हो जाएगा? छोटा। तो मित्रों नोटबुक में नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब हो जाएगा? छोटा। समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या मतलब होता है? संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या मतलब हो जाएगा? संक्षिप्त। और समास का मतलब हो जाएगा लघु। क्या मतलब हो जाएगा? लघु। ये सारे के सारे छोटे के पर्यायवाची है। तो सीधा सीधा आपको अर्थ का पता चल जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? छोटा। अब कोई गलती से पूछ ले कि समास का विग्रह क्या होगा या इसको तोड़े तो कैसे बनेगा, तो हो जाएगा सम धन आस।
सम के नीचे आ जाएगा हलंत। इस सम उपसर्ग का मतलब हो जाएगा अच्छी तरह से। क्या मतलब हो जाएगा? अच्छी तरह से। और आस का मतलब होता है बैठना। क्या मतलब होता है? बैठना। अब आपको पूछ लेवे कोई कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब आप क्या बताओगे? अच्छी तरह से बैठना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से बैठना। और समास का कोई अर्थ पूछ ले तो छोटा, संक्षेप, संक्षिप्त या लघु हो जाएगा। याद रह जाएगा? बहुत अच्छे, नोट कर लिया। अब देखो समास की परिभाषा देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। परिभाषा जो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तो मित्रों, मैंने बताया कि समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड आता है सार्थक। क्या मतलब होता है सार्थक? सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं हो कि मैंने कहा है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्द ऐसे होने चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, वही शब्द सामासिक पद होगा। ऐसे नहीं होगा आप कुछ भी जोड़ दो, शब्द ऐसे होने चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। देखो, सार्थक शब्द के अपन समास संधि विच्छेद करते हैं। देखो, सार्थक का हो जाएगा सधन अर्थक। से का मतलब होता है सहित, और अर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक का पूरा क्या मतलब हो जाएगा? जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सार्थक। तो सार्थक में आपको पूछ ले कि संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी आपके दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कैसे होती है? क्यों होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? उसके कौन कौन से भेद होते हैं? किस प्रकार विच्छेद करते हैं? वो बहुत ही शानदार ट्रिक्स द्वारा आपको मैं समझाऊंगा। आगे चलते हैं। तो मित्रों, मैंने बताया दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। रेलगाड़ी। देखिए सार्थक शब्द कैसे होते हैं। रेलगाड़ी का समास विग्रह हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। इस रेल का मतलब भी क्या होता है? पटरी। क्या मतलब हो जाएगा? रेल कोष्टक में पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब देखिए, ये हो गया लंबा वाक्य, मान लो इसको। अब मैंने परिभाषा बताई थी, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास। अब इसमें से ऐसे शब्द चुनने जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, वही शब्द हो जाएगा सामासिक शब्द। सबसे पहला मैंने ले लिया रेल। क्या ले लिया? रेल। उसके बाद में ले लूं चलने। क्या ले लूं? चलने। तो मित्रों, आप ये बताइए, रेल चलने, इसका कोई मतलब रेलगाड़ी से है क्या? नहीं है। चलना शब्द है, ये कोई सार्थक नहीं है। इस रेल चलने का कोई सही अर्थ नहीं निकलता है। इसके लिए अपन वाली ले लेवे तो भी सही अर्थ नहीं निकलेगा। अपन को इसमें से ऐसा शब्द उठाना है जिसका कोई प्रॉपर तरीके से क्या निकले? अर्थ। तो मैं यहां से ले लूंगा रेल के बाद क्या ले लूंगा? गाड़ी। मतलब ऐसे शब्दों को जोड़ो जिनका कोई सही अच्छी तरह से अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं?
समास। याद रह जाएगा, बीच वाले जो आपके शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, कट। तो परिभाषा सबको समझ में आ गई। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, समास। डन, आगे चलते हैं। परिभाषा नोट कर ली सबने। अब देखिए समास का मतलब समझ में आ गया आपको। समास का अर्थ होता है छोटा, लघु या संक्षेप। समास का आप दो भागों में तोड़ना चाहो तो हो जाएगा सम धन आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, आस का मतलब हो जाएगा बैठना। याद रह जाएगा। उसके बाद बताई थी मैंने समास की परिभाषा। समास की परिभाषा हो जाएगी आपके दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। हो सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय डी ग्रुप भर्ती परीक्षा में आपको पूछ भी लेवे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों हो जाएंगे 6 प्रकार के। समास के भेद या प्रकार। समास के मित्रों कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद हो जाएंगे, 6। यदि मान लो ऑप्शन में 6 नहीं हो तो तब क्या करोगे, तब हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी समझा दूंगा। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ऑप्शन में 6 नहीं मिला तो राइट किसको करोगे, 4 को। मित्रों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं। शब्द किसको पकड़ोगे, मुख्यतः के मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तब राइट करोगे 4। क्या करोगे, 4। हमेशा शब्दों पर जाओगे। किस पे जाओगे, शब्दों पर। आप हमेशा क्या करते हो, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, अच्छी तरह से दोबारा नहीं पढ़ते हो। आप सीधा ही देख लेते हो कि समास कितने प्रकार के, ऑप्शन में कर दिया सीधा 6 प्रकार के। लेकिन गलती से उसने शब्द लिख दिया समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आप मुख्यतः शब्द को पढ़ते नहीं हो और उस क्वेश्चन को कर देते हो गलत। और आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, सबको याद है। और आप ये सोचते हो कि इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। मित्रों ऐसी हम गलती कई बार कर देते हैं। मित्रों मेरे साथ भी एक बार हुआ, बहुत छोटी सी गलती है लेकिन आप लोग भी अक्सर करते होंगे। देखना एक छोटी सी गलती क्या होती है। छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्न में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। मैंने और कॉन्फिडेंस में पढ़ लिया, निम्न में से कौन सा समास का प्रकार है। इस नहीं को तो भूल गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए मित्रों ऑप्शन क्या क्या थे। पहला ऑप्शन था अव्ययी भाव। क्या था, अव्ययी भाव। दूसरा ऑप्शन था द्विगु। क्या ऑप्शन था, द्विगु। और तीसरा ऑप्शन मिल गया तत्पुरुष। और चौथा मिल गया व्यंजन। अब देखो मित्रों मैंने सीधा सीधा पढ़ लिया, निम्न में से कौन सा समास का प्रकार है। नहीं को तो मैं भूल गया और ऑप्शन देखा मैंने पहला अव्ययी भाव। मुझे 100% पता था कि अव्ययी भाव समास का प्रकार होता है। मैंने सीधा OMR सीट में गोला भर दिया अव्ययी भाव। मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस था कि मेरा ये क्वेश्चन 100% सत्य है। मित्रों कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर गलती से नहीं तो पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं ऑप्शन को ढंग से पढ़ लेता तो मेरा वो क्वेश्चन 100% सही होता। मैं दूसरे ऑप्शन पर तो गया ही नहीं, मैंने पढ़ा अव्ययी भाव, राइट कर दिया। मैं गलती से इसका दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेता द्विगु,
तो मुझे पता चल जाता कि निम्न में से कौन सा समास का प्रकार है, ये भी है और ये भी है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं वापस क्या करता, क्वेश्चन को वापस पढ़ता कि क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, दोबारा पढ़ता तो शायद ये मुझे पता चल जाता कि नहीं लिखा है। तो वापस मैं सारे ऑप्शन चेक करता, तो क्वेश्चन में पूछा कौन सा प्रकार नहीं है, अविभाव तो है, ऑप्शन कट, दिगु भी है, ऑप्शन कट, तत्पुरुष भी एक प्रकार है, ऑप्शन कट, और सबसे अंत में आता व्यंजन। व्यंजन एक संधि है, संधि का दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि। तो मित्रों मैं ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ूं कोई बात नहीं, ऑप्शन को ढंग से पढ़ लिया तो मेरा क्वेश्चन 100% सही होगा। अपने को ये क्वेश्चन 100% आता है फिर भी अपन क्या कर देते हैं गलत। कमजोरी क्या है, या तो अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं गलत या ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो मेरा आपसे यही विशेष निवेदन रहेगा कि आप क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ें और ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ें। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि समास के 6 प्रकार होते हैं और मुख्यतः पूछ ले तो कितने प्रकार हो जाएंगे, 4। अब देखो एक क्वेश्चन शब्द शुद्धि में आ चुका है। शब्द शुद्धि का मतलब जानते हो आप सभी, मतलब शब्द गलत लिख दिया आपको, जैसे शब्द लिखा पर्यावरण, अशुद्ध लिख दिया पर्यावरण, यह अशुद्ध शब्द दे देगा, आपको शुद्ध करना है, उसे बोलते हैं पर्यावरण। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि 6 को किस प्रकार लिखते हैं। तो मित्रों मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन आ गया समास कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन मिला प्रथम 6, दूसरा ऑप्शन मिला 6 और तीसरा ऑप्शन मिला 6 और चौथा ऑप्शन मिला। अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन आया समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट करोगे। बहुत अच्छे, प्रथम। लेकिन मेरे सभी मित्र यही गलती करते हैं। ध्यान रखना कभी भी 1 नंबर ऑप्शन गलत, हमेशा गलत ही होगा, कभी भी सही नहीं होगा। हिंदी का जो शुद्ध 6 शब्द होता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो मित्रों नोट कर लीजिए, यह कभी भी नहीं लिखना है। शुद्ध शब्द क्या लिखोगे, 6 के साथ क्या आता है। कई बार ऐसे भी हो जाए एग्जाम लेने वाला का सिर घूम जाए और इस ऑप्शन को दे ही नहीं ऑप्शन में और ये वाला दे देवे, तो मित्रों ऐसे नहीं करना है कि उसने 6 है नहीं लिखा इसलिए मैं इसको छोड़ के आ जाऊं। तब राइट कौन सा करोगे, 99% तो ये वाला आएगा भी नहीं। फिर भी 6 है ऑप्शन में नहीं हो तो इस वाले को क्या कर दोगे राइट। यह है पूरी तरह से गलत है, 100% शुद्ध क्या हो जाएगा 6। तो मित्रों अब आगे चल जाते हैं। मैंने थंबनेल में यह लगाया है कि 60 सेकंड में आप पूरा समास कैसे याद करें। मित्रों अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे, आपको मैं 60 सेकंड में याद करवा दूंगा 6 समास और 6 समास की परिभाषा क्या होती है, विश्वास कीजिए। तो चलते हैं आगे। समास के भेद, समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, याद रह जाएगा। 6 को कैसे लिखते हैं, 6। सबसे पहला समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। मित्रों जो मैं क्रम लिखवा रहा हूं उसी क्रम में आपको याद करने हैं, परिभाषा को आपको याद करनी नहीं है। परिभाषा तो अपने आप ही याद हो जाएगी, केवल और केवल आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड की ओर होना चाहिए। पहला प्रकार हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी विस्तार से अपन पढ़ेंगे। अगला समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तीसरा समास कौन सा होगा मित्रों, बताइए, अशोक जी बताइए।
कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। चौथा प्रकार कौन सा होगा बताइए? द्विगु समास। द्विगु, द्विगु को दो तरीके से लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। देखो मित्रों, जैसे शब्द आता है विद्यालय और दूसरा मैंने ऑप्शन लिख दिया विद्यालय। अब आप मुझे बताइए राइट कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बताइए। ऊपर वाला नहीं, ये दोनों ही क्या है? सही। अपन एक छोटी सी गलती क्या कर देते हैं, देखो ये तो सही है, ये सही कैसे हुआ? अब इसको मैं शामिल रूप में लिखता हूं, देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने लिख दिया वी, क्या लिख दिया? वी। उसके बाद दे के नीचे क्या है? हलंत। इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द क्या है? अक्सर क्या? आधा, यही मतलब होता है। तो मैंने लिख दिया दे आधा, दे हो गया यहां से। अब लिखा है या, अब मैं क्या करूं? इस दे के यहां से ही जोड़ दूं, या जोड़ दिया, उसके बाद लिख दिया या, तो क्या बन गया? विद्यालय। इसको मैंने विस्तृत रूप में लिख दिया, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट। और यहां भी द्विगु, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मित्रों कितने समास हो गए? 4। पहला समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव। दूसरा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। और तीसरा समास कौन सा होता है? कर्मधारय। और चौथा समास हो जाएगा द्विगु समास। पांचवा कौन सा हो जाएगा बताइए? द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। और छठा समास हो जाएगा बहुव्रीहि। समास के कितने प्रकार बताए मैंने? 6 समास। कितने बताए? 6। सबसे पहला आपको मेरे साथ साथ याद करना है। सबसे पहला समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। दूसरा समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। और चौथा कौन सा हो जाएगा? द्विगु। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व। और छठा कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। याद रह जाएंगे। केवल और केवल कर्म से याद करने हैं। 5 बार आंखें बंद करके मन में ही बोलना है। सबसे पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुव्रीहि। याद हो जाएगा। वीडियो को आपको 2 मिनट के लिए रोकना है, आंखें बंद करनी है, एक बार फिर से वापस दिमाग में घुमाना है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। याद रह जाएगा। आगे देखो, इन सब का थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट में मतलब बता देता हूं कि इन सब का क्या मतलब होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि समास का अर्थ क्या होता है, टुकड़े करते हैं तब क्या मतलब निकलता है, समास की परिभाषा क्या होती है और समास के कितने भेद होते हैं। भेद अपन ने पढ़ लिए, अब इनका थोड़ा थोड़ा शॉर्टली अध्ययन कर लेते हैं। अव्ययी भाव, नाम से ही पता चल रहा है अव्यय का भाव निकल रहा है। किसका भाव निकल रहा है? अव्यय। अब देखो अव्यय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक का तो मतलब होता नहीं। क्या मतलब होता है? नहीं। क्या आपको पता है कि एक का मतलब क्या होता है? नहीं। देख लो, जैसे शब्द लिखूं मैंने समान और दूसरा शब्द लिखा मैंने असमान। इस समान का मतलब बराबर और असमान का मतलब बराबर। इसका मतलब ए जोड़ते ही एक का मतलब हो जाता है नहीं, तो इस ए का भी मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। और वे का मतलब होता है खर्चा। क्या मतलब होता है? खर्चा। याद रह जाएगा। तो कोई पूछ लेवे कि अव्यय का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई खर्चा
नहीं हो। हिंदी के प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं हो, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, उसे अव्यय कहते हैं। परिभाषा याद रह जाएगी। ऐसे शब्द जो लिंग वचन और काल के अनुसार कभी नहीं बदलते, उसे अव्यय कहते हैं। अव्ययभाव समास अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तब मैं परिभाषा भी लिखवा दूंगा। अव्ययभाव की सीधी सीधी पहचान है। देखो, अव्यय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अव्यय 95% क्या होते हैं? उपसर्ग। क्या होते हैं? उपसर्ग। तो सीधी सी बात दिमाग में रखनी है, उपसर्ग मिल जाए तो कौन सा समास करेंगे? अव्ययभाव समास करेंगे। कौन सा समास करेंगे? अव्ययभाव। तो मित्रों, अव्यय की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जिस समास में अव्यय का बोध हो या अव्यय सूचक शब्द आए तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव। तत्पुरुष समास आपको सबको पता है कि इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है, ये भी करवा देंगे विस्तार से। कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, वो हो जाता है कर्मधारय। जैसे शब्द आया महापुरुष, पुरुष कैसा है कि महान है, उस पुरुष की विशेषता बताई जाए। जैसे शब्द आ गया महात्मा, तो आत्मा की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो महान है। किसी आदमी की विशेषता बताई जाए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास को आपको सबको ही पता है, शुरुआत में आया है द्वि। द्वि का मतलब हो जाता है दो। क्या मतलब हो जाता है? दो। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। अगला हो जाएगा द्वंद्व समास। अब देखो, इसमें नाम से ही पता चल गया, द्वि लिखा है, द्वि का मतलब दो। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, द्विगु समास। अब लिखा है मैंने द्वंद्व समास। कौन सा समास लिखा? द्वंद्व। अब देखो, इसमें द्व कितनी बार आ रहे हैं? दो। दो बार आ गया, इसका मतलब हो गया बीच में आ जाएगा और शब्द, क्या हो जाएगा? दो। जैसे आते हैं माता पिता, तो अपन लिखते हैं माता पिता। लिखते हैं दाल बाटी, तो अपन बोलते हैं दाल और बाटी। माता पिता का हो जाएगा माता और पिता। शब्द आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमेशा ही तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे अपन बोलते हैं त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसका वह। तीन नेत्र किसके? भगवान शंकर के, महादेव जी के। तो तीसरा अर्थ निकल जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, मैंने शब्द लिखा है बहुव्रीहि। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, ध्यान से समझना इसको। बहुव्रीहि। अब कई जने क्या करते हैं, इसको व्री कर देते हैं। बहुव्रीहि जो हमेशा होता है अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। शुद्ध शब्द हो जाएगा बहुव्रीहि। इस बहु का मतलब अलग है और व्रीहि का मतलब अलग है। बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या हो जाएगा एक से ज्यादा। अपन यही बोलते हैं बहुसंख्यक थे, मतलब एक से ज्यादा थे। अपन पढ़ते हैं कि एक वचन पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं बहुवचन। मतलब एक वचन का मतलब होता है जो संख्या में एक हो, तो एक वचन। बहुवचन का मतलब हो जाएगा सो संख्या से एक से क्या हो? अधिक, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो बहु का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा। क्या मतलब हो जाएगा? ज्यादा। देखिए मित्रों, कई जने ये भी करते हैं कि इस बहु को कर देते हैं बड़ी। क्या कर देते हैं? बड़ी। तो भी क्या हो जाता है? गलत। आप समास पढ़ रहे हो तो साथ में आपको शब्द शुद्धि भी पढ़नी है। मतलब एक एक शब्द ऐसे लिखने हैं जो शुद्ध हो, साथ के साथ आपके शब्द भी क्या हो जाने चाहिए? तैयार। हमेशा क्या ध्यान रखोगे? बहुव्रीहि में बहु की मात्रा, ऊ की मात्रा आएगी छोटी।
अब आपको पूछ लेवे कि सीधा सीधा एग्जाम में आ गया, इन दोनों ऑप्शन में से राइट कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताइए। 2 नंबर राइट है, 1 नंबर राइट नहीं, गलत। दोनों ही क्या है, सही है। दोनों ही शब्दों के अपने अपने महत्व है। देखिए इस बहु का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा। क्या मतलब हो जाएगा, एक से ज्यादा। और इस बहु का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। किसी की वधू, बीननी जिसको बोलते हैं, ससुर के अपने बेटे की जो पत्नी होती है उसे क्या बोलते हैं, बहू। बहु एक शब्द हो गया स्त्रीवाची शब्द। कैसा शब्द हो गया, स्त्रीवाची। एक विशेष चीज नोट करना, हमेशा हमेशा स्त्रीवाची शब्द कैसे होते हैं, मात्रा में बड़े। इंपॉर्टेंट चीज नोट कर ले, स्त्रीवाची शब्द हमेशा मात्रा में बड़े होते हैं। अब ये वाला बहु है, ऊ की मात्रा आ गई छोटी, तो छोटी हो गई, तो इसका मतलब ये स्त्रीवाची नहीं है। ऊ की मात्रा बड़ी है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बहु स्त्री वाला है, स्त्री सूची शब्द। देखो बहु भी कैसी हो गई, बड़ी, और स्त्री भी कैसी हो गई, बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ है, स्त्रीवाची शब्द हमेशा हमेशा का हमेशा कैसे होते हैं, बड़े। देखिए और आपको शब्द बता देता हूं, स्त्रीवाची शब्द हमेशा कैसे होते हैं, बड़े। सामने देखो भाई, मैंने लिखा था आपके सामने बहु। बहु कैसी, बड़ी। शब्द बताया मैंने वधू, वधू भी कैसी, बड़ी। शब्द लिखा मैंने स्त्री, स्त्री भी कैसी होती है, बड़ी। क्यों होती है बड़ी, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीवाची। मैंने क्या बताया था, स्त्रीवाची शब्द प्राय बड़े होते हैं। अब लिखूं मैं, देखो पत्नी, पत्नी भी कैसी होती है, बड़ी। कई जने पत्नी को आज भी छोटी मात्रा में लिखते हैं, ये हो जाएगी गलत। पत्नी में ई की मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी। बहु हो गया, वधू हो गया, स्त्री हो गया, पत्नी भी हो गया। अब देखो मैं लिखूं बेटी, बेटी में ई की मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, बड़ी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये स्त्रीवाची शब्द है। शब्द लिखा मैंने श्रीमती, कौन सा शब्द लिखा, श्रीमती। श्रीमती में भी ई की मात्रा आएगी, बड़ी। शब्द लिखा मैंने सुश्री, सुश्री में भी ई की मात्रा कैसी आ जाएगी, बड़ी। शब्द लिखा मैंने नानी, नानी भी कैसा शब्द है, स्त्रीवाची, ये भी हो जाएगा बड़ा। शब्द लिखा मैंने काकी, शब्द लिखा मैंने चाची, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, बड़े। क्यों होंगे, क्योंकि स्त्रीवाची शब्द हमेशा कैसे होते हैं, याद रह जाएगा। और एक शब्द धर्मपत्नी भी कई बार काम में आता है, सुना है सबने, ये धर्मपत्नी। अब आप मुझे बताइए कि इन सब का अलग अलग मतलब क्या होता है। भाई धर्मपत्नी भी होती है, बहू भी होती है, वधू भी होती है, पत्नी भी होती है, श्रीमती भी होती है और सुश्री भी होती है। इन सब का अलग अलग मतलब क्या होता है, इन सब का अपने अपनी जगह अलग अलग महत्व है। देखिए शुरू में ले चलते हैं, सबसे पहला अपन ले लेते हैं बहू। बहू हमेशा होती है ससुर के, मतलब अपने बेटे की पत्नी को ससुर हमेशा बहू बोलता है। क्या बोलता है, नोट कर ले वे। बेटे की पत्नी उसे क्या कहते हैं, बहू। शब्द आ गया वधू, वधू वर की होती है, किसकी होती है, वर की, वधू। जब शादी होती है किसी व्यक्ति की तब हमेशा यही बोलते हैं कि वर की वधू को लाइए, ने की ऐसे बोलते हैं कि वर की बहू को लाइए। बहू आता है बेटे की पत्नी के लिए
और वधू शब्द काम में आता है वर की वधू, शादी के टाइम वर की वधू। और पत्नी, पत्नी तो सबको ही पता है आपको, किसी व्यक्ति के साथ शादी कर आने वाली महिला, उसे क्या कहते हैं? पत्नी। मेरी वाइफ है, मेरे साथ शादी करके आई है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? पत्नी। अब इस वर्ड का उपयोग हमेशा शादी के टाइम लेंगे, पत्नी शब्द हमेशा काम में लेते हैं। अब देखो श्रीमती शब्द और सुश्री शब्द, ये दोनों भी अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट। श्रीमती का मतलब होता है विवाहित महिला। क्या मतलब हो जाएगा? विवाहित महिला। देखो मित्रों, मैं आपको टॉपिक से अलग हटकर क्यों चल रहा हूं? मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक टॉपिक करवाऊं, साथ साथ में अन्य टॉपिक भी आपके तैयार होते जाए। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, साथ में कोई अलग आ गया तो उसको भी आपको क्या करना है? नोट। ऐसा नहीं हो कि केवल समास पढ़ा रहा हूं तो आपको समास ही पढ़ना है। श्रीमती का मतलब हो जाएगा विवाहित महिला। किसी लड़की की शादी होती है, देखो शब्द आया लड़की। अब लड़की में भी ई की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। क्यों आएगी? वो भी कैसा है? स्त्रीवाची। किसी लड़की की शादी होती है, शादी के बाद उसके आगे श्रीमती जुड़ता है, तो श्रीमती का मतलब हो जाएगा विवाहित महिला। और सुश्री का मतलब आप सभी जानते हो, क्या मतलब हो जाएगा? विवाहित महिला। ऐसी महिला, ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे कहते हैं सुश्री। सुश्री के हमेशा दो मतलब होते हैं। कितने मतलब? दो। पहला हो जाएगा अविवाहित महिला, और दूसरा मतलब हो जाएगा ऐसी महिला जो शादी के बाद भी अपने पिता की गोत्र लगाती हो, उसे क्या कहते हैं? सुश्री। आप सबने ऐश्वर्या राय नाम सुना है? यस, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या उसका नाम है और राय अपने पिता की गोत्र है, तो वो हमेशा से क्या लिखती आ रही है? ऐश्वर्या राय। अब उसकी शादी हो गई अभिषेक बच्चन के साथ, तो वो लिखती है ऐश्वर्या राय बच्चन। उसको लिखना तो यही चाहिए ऐश्वर्या बच्चन, लेकिन वो क्या लिख रही है? ऐश्वर्या राय बच्चन। मतलब शादी होने के बाद भी अपने पिता की गोत्र को नहीं छोड़ती है। ऐसी महिला जो शादी के बाद भी अपने पिता की गोत्र का उपयोग करे, उसे क्या कहते हैं? सुश्री। याद रह जाएगा। अब देखो शब्द आया धर्म पत्नी। धर्म पत्नी शब्द होता ही नहीं है। शुद्ध शब्द हिंदी का शब्द पत्नी ही होता है। धर्म पत्नी शब्द कहीं पर हिंदी में उल्लेख नहीं है। अब कई लड़के ऐसे बोलते हैं कि सर, कई जने ऐसे बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है। अरे ऐसा नहीं है, उनको व्याकरण का नॉलेज नहीं होता है। शुद्ध शब्द होता है पत्नी। धर्म पत्नी शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं। चले आगे। अब देखो, आपको समास के नाम तो याद हो गए। अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब इन सब की परिभाषा याद कर लेते हैं। एक छोटी सी टेबल में सबकी सब परिभाषा आपको याद हो जाएगी। कोई सी भी परिभाषा पूछ ले, तुरंत आपको याद हो जाएगी। देखिए मित्रों, सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूं समास का नाम। आपको पता होना चाहिए कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। प्रथम पद और द्वितीय पद। ये हो जाएगा प्रथम पद और ये हो जाएगा द्वितीय पद। इधर वाला हो जाएगा बायां पद और इधर वाला क्या हो जाएगा? दायां पद। इधर वाला पद हो जाएगा लेफ्ट साइड और इधर वाला क्या हो जाएगा? राइट साइड। इधर वाला उल्लोड़ा और इधर वाला पेलोड़ा, मारवाड़ी। याद रह जाएगा? बहुत अच्छे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास की परिभाषा याद करते हैं चुटकियों में। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ ले कि अव्ययीभाव की परिभाषा क्या होती है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को डेस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है कि अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताइए।
तो सीधी सीधी परिभाषा, जिस समास में प्रथम पद क्या हो, प्रधान, यहां पर राइट का मतलब हो जाएगा प्रधान, मतलब जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता हो और द्वितीय पद क्या हो, गौण, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव। यहां पर राइट का मतलब हो जाएगा प्रधान और रॉन्ग का मतलब हो जाएगा गौण। गौण का मतलब होता है उस पद की, द्वितीय पद की कोई प्रधानता नहीं होती है। तो मित्रों एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया कि अविभाव की परिभाषा बताइए, क्या लिखोगे, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद गौण हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अविभाव। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। अब देखो आपको करना क्या है, अविभाव तो याद रह गया, अब बारी किसकी आती है, तत्पुरुष समास की। किसकी बारी आती है, तत्पुरुष समास की। अविभाव याद कर लिया तो तत्पुरुष को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा मित्रों पहले का ये हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा। जब इसमें प्रथम पद प्रधान हो तो दूसरे समास में ये वाला तो हो जाएगा गौण और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्रधान। तो मित्रों तत्पुरुष समास को याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। अविभाव समास याद कर लिया कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद गौण हो उसे समास कौन सा कहते हैं, अविभाव। तत्पुरुष में याद कुछ करना नहीं है, इसका उल्टा बोलना। जिस समास में प्रथम पद गौण हो तथा दूसरा पद क्या हो, प्रधान, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। मित्रों पिछली बार 2013 एलडीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद गौण हो निम्न में से कौन सा समास होगा, राइट कौन सा करोगे, अविभाव। तो मित्रों कितने समास आपको याद हो गए, दो। कितने हो गए, दो। पहला तत्पुरुष, दूसरा, पहला अविभाव और दूसरा तत्पुरुष। नंबर तीसरा आता है कर्मधारय समास। कुछ नहीं करना है, इतना सा याद रखना है। पहले में तो लिखना है विशेषण और दूसरे में क्या लिखना है, विशेष्य। जिस क्या होता है ये भी आपको विस्तार से समझाऊंगा उदाहरण सहित। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है जिस समास में विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता हो निम्न में से कौन सा समास होगा, तब राइट कौन सा करोगे, कर्मधारय। मित्रों इधर विशेष्य आ सकता है, विशेषण इधर आ सकता है, इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। विशेषण इधर भी आ सकता है प्रथम पद में और द्वितीय पद में भी आ सकता है, विशेष्य प्रथम पद में भी आ सकता है और द्वितीय पद में भी आ सकते हैं। तो मित्रों कितने समास कंप्लीट, 3। पहला समास अविभाव, प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद गौण, कंप्लीट। नंबर द्वितीय समास तत्पुरुष, प्रथम पद गौण, दूसरा पद प्रधान। नंबर तीसरा समास कौन सा हो गया, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। 3 समास 30 सेकंड में कंप्लीट, याद रह जाएंगे। अब अगला समास लेते हैं द्विगु समास। कौन सा समास लेते हैं, द्विगु। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत हो रही है द्वि से, किससे हो रही है, द्वि, और द्वि का मतलब होता है दो। मतलब जिस समास की शुरुआत ही द्वि से हो रही है तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला पद हो जाएगा संख्यावाची, क्या हो जाएगा, और दूसरा पद हो जाएगा प्रधान। सीधी सीधी परिभाषा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद प्रधान हो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। याद रखने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा याद। अगला समास आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है, अब देखिए मित्रों, अब मैंने बताया था द्वि कितनी बार है, 2 बार।
द्वंद्व में द्वि शब्द कितनी बार है? 2 बार। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, दोनों में ही क्या कर देना है? राइट। सीधा सीधा जिस समास में प्रथम पद भी प्रधान हो, द्वितीय पद भी प्रधान हो, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। नाम से ही पता चल रहा है द्वि कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट। मतलब दोनों ही पद क्या हो जाएंगे? प्रधान। द्विगु में नाम से ही पता चल रहा है प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान। राइट। अब चलते हैं अंत के समास बहुव्रीहि। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में कि अव्ययभाव का उल्टा कौन सा होता है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष का उल्टा कौन सा होता है? याद रह जाएगा। अब देखो, शुरू के 2 समास आपने क्या कर दिए? उल्टे। अब लास्ट के दोनों समास भी आपस में क्या करने हैं? उल्टे। अब आपने यहां पर राइट किया है तो इधर क्या कर दोगे? रॉन्ग। और इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो मित्रों, द्वंद्व का उल्टा कौन सा हो गया? बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि का उल्टा कौन सा हो गया? याद रह जाएगा। एक याद करो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाते। अब देखो, अव्ययभाव का उल्टा तत्पुरुष, दोनों याद हो गए। लास्ट वाले दोनों याद हो गए, द्वंद्व और बहुव्रीहि। याद कौन से करने? बीच वाले दोनों। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और द्विगु में संख्यावाची और क्या आ जाएगा? प्रधान। अब आप इस पूरी टेबल को 60 सेकंड में याद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मित्रों, 60 सेकंड में मैं याद करवा देता हूं। सबसे पहला समास अव्ययभाव। आप इस टेबल को नोट करें। सबसे पहला समास अव्ययभाव। प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद गौण। दूसरा समास तत्पुरुष। प्रथम पद गौण, दूसरा पद प्रधान। तीसरा समास कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य। चौथा समास द्विगु, प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। और नंबर 5वां समास कौन सा हो गया? द्वंद्व, जिस समास में दोनों ही पद क्या हो? प्रधान। नंबर 6वां समास हो गया बहुव्रीहि, जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान हो न द्वितीय पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही अर्थ निकले, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये सारी की सारी टेबल याद हो गई होगी। याद नहीं होती है, मोबाइल का वीडियो 2 मिनट के लिए रोके, आंखें बंद करें और मन में मनन करें, अपने आप याद हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले समास के प्रकार कर्म से याद करने हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। उसके बाद टेबल बनानी है, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद गौण। इस प्रकार से आपको मनन करना है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं? ऑप्शन में मिलेगा तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि। राइट कौन सा करोगे? बहुव्रीहि। ऑप्शन में आ गया निम्न में से कौन से समास में दोनों ही पद प्रधान हो? ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व। क्वेश्चन आ गया किस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो? सीधा सीधा क्या कर दोगे? द्विगु समास। किसी को कोई डाउट इस टेबल में? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन 6 प्रकार को एक अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अव्ययभाव की परिभाषा क्या होती है? एक से ज्यादा परिभाषाएं आपको लिखने की दृष्टि से 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए अभी पढ़ाऊंगा, और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं और कैसे इनको याद करेंगे। चलो रोको 2 मिनट, पानी फिर। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने यह पढ़ा कि समास होता क्या है, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद कितने होते हैं, इन सभी भेद के नाम क्या क्या है, इसमें 2 पद होते हैं, कौन से समास में कौन सा वाला पद प्रधान होगा, पहला होगा का दूसरा होगा,
ये सारी चीज़ें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको मित्रों करना कुछ नहीं है, एक बार पुनः नोटबुक में समास का नाम लिखोगे, टेबल में प्रथम पद द्वितीय पद वगैरह लिख के एक बार ये सारी की सारी टेबल आपको वापस नोटबुक में उतारनी है। एक बार उतार के याद कर लिया, शायद तक आप वापस कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में आपके दिमाग में ये टेबल चलनी चाहिए कि सर ने उस दिन टेबल पर 5वां बिंदु ये लिखवाया था और उस बिंदु में ये बात लिखवाई है। तो मित्रों लग जाइए आज के इस मिशन में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। मित्रों तैयारी ऐसी कर डालिए कि भगवान भी आपको ऊपर से आकर बोले कि बेटा तू चाहता क्या है, कौन सी नौकरी में जाना चाहता है। मेरे हिसाब से आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर रखे होंगे, सभी ने तैयारियां एक से ज़्यादा एग्जाम की चल रही होगी। हिंदी एक ऐसा विषय है कि पटवारी में भी वही हिंदी है, राजस्थान हाईकोर्ट में भी वही हिंदी है। हिंदी कभी बदलने वाली नहीं है, 2 साल बाद भी वही हिंदी होनी है। एक बार तन मन धन से पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो इस बात की आप गांठ बांध ले कि जो मैं आज कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और भविष्य में नौकरी प्राप्त करके रहूँगा। मुझे मेरे माता पिता का नाम ऊपर करना है, मुझे मेरे समाज में पेट बनानी है। मुझे पता होगा कि आज आप कहीं पर जाते हो तो पड़ोसी मित्र लोग यही बोलते हैं ये इतने साल से पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ रहा है। मुझे तो मेरे परिवार वाले पड़ोसी लोग मित्र यही बोलते थे कि इतने साल से पढ़ रहा है अभी तक नौकरी नहीं लगी। मित्रों पढ़ने का कोई वक्त नहीं होता, आज जाग जाओ, आज ही सवेरा है। आज आपकी यदि नौकरी लग जाती है तो शायद आपके ज़िंदगी के सुनहरे दिन शुरू हो जाएंगे। मित्रों एक बार आप दिमाग में बैठे बैठे सपना सोच कर देखिए कि मेरी नौकरी लग जाती है तो क्या होगा। मित्रों आप किसी शादी प्रोग्राम में गए तो जैसे ही आपको लोग देखेंगे आपकी ओर दौड़ कर आएंगे कि ये वही बंदा है जिसका अभी अभी चयन हुआ है। लोग आपकी फोटो फेसबुक पर शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे और लोग आपको यही बोलेंगे कि मेरे प्रिय मित्र का फलाने में चयन हुआ है। जो मित्र आपसे बोलता नहीं था वही मित्र क्या कहेगा कि मेरा प्रिय मित्र का पटवारी में चयन होने पर हार्दिक बधाई, मेरे प्रिय मित्र का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में चयन होने पर हार्दिक बधाई। अरे भाइयों वही पड़ोसी थे, वही मित्र था, लेकिन आपका स्टेटस बदल गया है। क्या बदल गया है? स्टेटस। आपके साथ कुछ पद जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पद। परिवार में भी आपकी पेट बन जाएगी। आप मान लो 2 भाई हो, 3 भाई हो, तो पापा यही कहेंगे कि ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकला, बहुत शानदार है, मेरा ये बेटा सबसे प्यारा है, होशियार है, मुझे कमा कर देता है। बहन बोलेगी ये वाला भाई मेरे सबसे बढ़िया भाई है। पड़ोसी ये बोलेंगे कि ये विद्यार्थी शुरू से ही होशियार था और इसने जो आज कर दिखाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लोग आपसे राय मांगने आएंगे कि भाई मेरे बेटे को क्या करवाना है, मेरी बेटी को कौन सी पढ़ाई करवानी है। अब ये सब कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो तो मित्रों लग जाइए मिशन में तैयारी करने के लिए। विद्या पढ़ाई का कभी सवेरा नहीं होता है। आज से ही जुड़ जाइए इस मिशन में और ये मन में आप पक्का धारण कर लीजिए कि मुझे किसी ना किसी भर्ती में चयन करके दिखाना है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो मित्रों
किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक एक शब्द को पकड़ना है कि ना किसी का छोड़ावा मिले ना किसी से छीनावा मिले, मुझे तो मेरी मेहनत का किया हुआ मिले, यह भी नहीं मिला तो कोई गम नहीं, मुझे तो मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। मुझे किसी से छीन कर नहीं लेना है, मुझे तो मेहनत से लेना है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने इसमें क्या सीखा है। आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो मित्रों, कल अपन पढ़ेंगे एक एक समास के बारे में विस्तृत अध्ययन कि अव्ययभाव समास की परिभाषाएं क्या होती है और कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।